क्या आपने कभी सोचा है कि हम मैथ्स में 2, 3, 4, 5 संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, लेकिन अगर बच्चों उनके साथ जब चर आ जाएं तो हम उनको कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे। वही चीज बच्चों हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 में हम सीखेंगे कि कैसे जब चर आ जाता है संख्याओं के साथ तो हम उनको जोड़ना, घटाना, गुना किस प्रकार से करते हैं। तो मैं हूं पवन गुप्ता, आपका मैथ्स टीचर, लेकर आया हूं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन, है ना। कौन सा चैप्टर बच्चों? बहुपद, है ना। इसका इंट्रोडक्शन लेके आया हूं, जिसमें हम सीखेंगे कि जो हमारे चर होते हैं और अचर होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बनता है जब, तो किस प्रकार की संख्याएं होती है, उनका गुणनखंड कैसे होता है ना। हम आज उनका बेसिक देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज अपन देखते हैं। अब आ जाओ बेटा, अब हम समझते हैं कि बहुपद, है ना। बहुपद क्या होता है, बहुपद को समझते हैं कि बहुपद को हम बहुपद, पद के साथ बहु लग गया तो इसका क्या मतलब हो गया, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले समझो पद क्या होता है। तो पद बेटा जो इस चैप्टर में देखो, जो पद है ना, संख्या के साथ इसमें बच्चों चर भी आ जाता है ना। संख्या के साथ क्या आ जाता है? चर। तो हम पहले देख लेते हैं कि चर और अचर है क्या। तो जैसे मान लो आप लोग ने देखा होगा कहीं पर लिखा होगा, जैसे मान लो 2x, ठीक है। तो x क्या है बच्चों आपका? ये हो गया आपका चर, और ये जो 2 है, या आप इसको कहना चाहो तो संख्या कह सकते हो, है ना, या फिर इसको अचर भी कह सकते हो, है ना। जब इनका बच्चों कॉम्बिनेशन होता है तो ये एक पद हो जाता है, ठीक है। जब इनके बीच में देखो क्या है, 2 और x के बीच में क्या है? गुना है ना। तो ये 2x हो गया, तो इसको हम एक ही पद बोलेंगे, तो इसको हम पद बोल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हो 2x + 1, तो अब आप इसको पद नहीं कह सकते, है ना। इसको आप कहोगे तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। लेकिन जो 2x था, क्योंकि बीच में बच्चों प्लस आ गया, प्लस हो या माइनस हो, जब प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी एक आ जाएगा तब वो हमारा सिर्फ एक पद नहीं रह जाता, समझ रहे हो ना। ठीक वैसे ही है, लेकिन ये 2x क्या है? हमारा एक ही पद है, समझ रहे हो। और जब ऐसे ही बहुत सारे हो जाएं, जब वो बहुत सारे हो जाएंगे तो उस कंडीशन में हम क्या कहने लग जाते हैं? उसको बहुपद, है ना। तो हम यहाँ पर जो देख रहे थे कि बहुपद की घात, अब हम समझेंगे कि बहुपद की घात क्या है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि हम पद किसको कहते हैं। अब समझो कि बहुपद की घात, घात क्या होती है? घात मतलब बेटा डिग्री, पावर, है ना। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पर तो बच्चों 1 है, और 1 को हम कभी भी पावर के रूप में नहीं लिखते हैं, उसको दर्शाया नहीं जाता है, ठीक है। एक से जब बड़ा होता है पद, वो सॉरी पद के ऊपर जो पावर है ना, घात, एक से जब बड़ा होता है तभी हम उसको दर्शाते हैं। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हो 2x², है ना। तो यहाँ पे देखो पावर कितनी है? 2, तो हम इसको ऊपर लिख के दर्शाएंगे। लेकिन एक होता तो हम उसको लिखकर नहीं दर्शाते, है ना। बाय डिफॉल्ट केस वो एक ही, अगर कुछ नहीं लिखा तब तो आपको मानना ही है कि वहां पर क्या है? एक है, समझ गए। तो ये देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी हो गई? 2, तो इसी को हम बोलेंगे कि घात है ना, इसकी डिग्री है। अब जैसे मान लो कहीं पर लिखा है 2x + 3, तो भी देखो यहाँ पे क्या है? 1। अगर मान लो लिखा है 3x 4 + 5x, है ना, तो ये देखो क्या है? ये यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है? 4 है, और यहाँ पे कितना है? 1। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि बहुपद की घात क्या है, तो उस कंडीशन में आप बोलोगे कि 4 है, ठीक है। जो मैक्सिमम पावर होगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी, हम उसी को कह देते हैं कि इस बहुपद का वो क्या है? घात है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसमें क्या है? चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहा जाता है। वही मैंने अभी आप लोग को समझाया कि कोई भी चर हो, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो देखो 7x⁵ कुछ भी हो सकता है, प्लस 6x, है ना, इसकी पावर 4 + 3x + 4 मान लो, है ना। ऐसा है, तो अगर आपसे पूछेगा कि बहुपद की घात क्या है या डिग्री क्या है, तो इस कंडीशन में आप बोलोगे कि 5। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पावर क्या दिख रही है आपको? 5, है ना। यहाँ पे 4 भी है, x की पावर यहाँ पर 1 भी है, लेकिन अब आप उसको नहीं बोलोगे, जो सबसे ज्यादा होगा उसी को बोलोगे। तो हम उसी को बोलते हैं कि चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहा जाता है, जो सबसे बड़ी घात हो, समझ गए, है ना। 1 नंबर का इसमें ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ठीक है। उसमें पूछ लेता है कि जो एक चर दे देगा आपको, है ना, एक पॉलिनोमियल दे देगा या बहुपद देगा, उसमें आपसे पूछ लेगा कि इसकी सबसे बड़ी घात क्या है ना। सबसे बड़ी नहीं लिखे, वो ये बोल देगा कि डिग्री क्या है इसकी। तो आप सबसे जो मैक्सिमम, जो सबसे बड़ी पावर होगी, है ना, ये जो सबसे बड़ी घात होगी, आप वो नंबर बता दोगे। यहाँ पर देखो क्या है? 5, समझ गए। ऐसे कुछ भी हो सकता है, या x देखो यहाँ पर तो जो है मैंने चर x ले लिया, x की जगह पे और कुछ भी हो सकता है ना। जरूरी नहीं है कि x ही हो। जैसे मान लो 8y²,
प्लस 6y प्लस 5। तो इस कंडीशन में देखो क्या है ना, इस कंडीशन में भी देखोगे कि बहुपद की घात क्या है, जो सबसे बड़ी घात क्या है, चर की, चर आपका क्या है y है ना, और ये तो आपको मालूम ही है, अचर बोल लो या संख्या बोल लो, ये संख्याएं हैं और ये चर हैं। इसमें देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है ना, यहाँ पर कितनी है, 5। ऐसे ही कोई भी वो चर हो सकता है ना, कोई भी x y z है ना, ए बी सी डी कुछ भी आएगा तो आपको उसको चर ही मानकर चलना है। जब तक आपको उसके साथ अगर संख्या आई है तो संख्या तो आप लोग समझते ही है ना, वो तो कांस्टेंट है ना, लेकिन ये जो है y x ये सब चर कहलाते हैं और इनकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती है। ये इनकी फिक्स वैल्यू क्यों नहीं होती है, क्योंकि हर क्वेश्चन में इनकी एक अलग वैल्यू आती है, समझ रहे हो ना, हर क्वेश्चन में देखोगे तो इसका एक मान अलग आता है, इसलिए हम इसको चर कहते हैं, है ना, क्योंकि ये बार बार इसकी वैल्यू चेंज होती है ना। लेकिन अगर कहीं पर लिखा है 4 तो 4 का मतलब क्या समझोगे आप, 4 का मतलब 4 है ना, वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स है ना, इसलिए हम उसको अचर कहते हैं या संख्या कहते हैं। इसको हम चर इसलिए कह देते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू बच्चों फिक्स नहीं है, वो हमेशा वेरिएंट करता रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, इसलिए ये इनकी वैल्यू फिक्स नहीं, इसलिए हम उसको चर कह दे रहे हैं, है ना। ये बात समझ रहे हो गए आप लोग कि हम चर क्यों कह रहे हैं, और जो चर की जो मैक्सिमम पावर है वही हमारी बहुपद की घात कहलाती है ना, जो मैक्सिमम पावर है, जो सबसे बड़ी पावर है, उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखो और क्या है, देखो बहुपद के शून्य। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना आप लोग कि शून्य किसको कहते हैं, है ना। शून्य वो होता है कि किसी भी बहुपद में मैक्सिमम या मिनिमम कोई सी भी ऐसी संख्या जो अगर मैं उसमें चर के स्थान पर उसको पुट कर दूं, है ना, चर के स्थान पर उस मान को रख दूं, तो उस पोलिनोमियल का, है ना, या बहुपद का जो मान है वो हमारा शून्य हो जाए, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे अगर कह दिया जाए कि कहीं पर लिखा है 2x + 1 बराबर 0। अगर मुझसे कोई पूछेगा बच्चों कि है ना इसका शून्यक क्या है, तो शून्यक का मतलब वो होता है कि मैं x के स्थान पर ऐसा कौन सा मान रखूं जिससे इस पोलिनोमियल या बहुपद का जो मान है वो LHS और RHS, है ना, मेरे बाएं साइड और दाएं साइड दोनों स्थान पर 0 0 मेरा उत्तर आ जाए, है ना। तो उसको निकालने के लिए देखो क्या किया जाता है, जैसे x ये 2x है, अब आप लोग को मालूम है कि एक इधर क्या है ना, अभी LHS साइड है, जब वो RHS साइड जाएगा तो यहाँ पर तो वो प्लस में है ना, धनात्मक में है, लेकिन जैसे ही उसका साइड चेंज होता है वो क्या हो जाएगा, उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। साइड चेंज होने से साइन भी चेंज होता है, यहाँ प्लस में है तो RHS में जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -1/2। अब ये क्या है, ये जो वैल्यू है x की आई -1/2, इसको अगर आप इसमें पुट करोगे ना तो आपका जो उत्तर है वो क्या आएगा, 0 आएगा, समझ गए। आपको विश्वास नहीं तो आप रख के भी देख सकते हो, है ना, घर पे ऐसे आप लोग कर करके देखा करो कि, है ना, कि मैं किसी भी कोई भी बहुपद है उसका जो मैं शून्यक है उसको रख कर चेक करूं। चेक करने से क्या होता है बच्चों, हमारा विश्वास बढ़ता है ना, क्वेश्चन करने का विश्वास बढ़ता है और हम उसको कॉन्फिडेंस के साथ कर पाते हैं। इसलिए कभी भी क्रॉस चेक क्वेश्चनों को ऐसे करते रहना चाहिए। जैसे देखो मेरा उत्तर क्या है, -1/2। अब मैं इसको इस बहुपद में रखकर देखूंगा, जैसे देखो रखता हूं, 2 गुने x की वैल्यू क्या है बच्चों, -1/2, है ना, प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ 2 क्या है, गुना में, और 2 यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में है, या हर कह सकते हो, है ना। आपको मालूम होगा इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, हमारा बच्चा क्या है, -1 + 1 बराबर 0, है ना। तो 1 से 1 भी कैंसिल, क्योंकि 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या उत्तर आएगा आपका, 0। तो 0 बराबर 0, है ना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है ये, है ना, क्या है इसका शून्यक। अब आप लोग के दिमाग में ये भी आएगा कि सर इसका एक ही शून्यक क्यों आया। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा, इसका एक शून्यक इसलिए आया है क्योंकि बच्चों इसका मैक्सिमम जो पावर है वो 1 है, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, इसलिए ये इसका शून्यक भी 1 ही आया है। अगर कोई ऐसा पोलिनोमियल है जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसके शून्यक भी 2 होंगे। अगर किसी पोलिनोमियल या बहुपद का शून्य 3 मैक्सिमम पावर जो उसकी डिग्री है, जो घात है, अगर वो 3 है तो उसके शून्यक भी 3 आएंगे, है ना। ठीक वैसे ही ऐसे ही निरंतर चलता रहता है, ठीक है। अगर मान लो किसी भी पोलिनोमियल या बहुपद का मैक्सिमम पावर या, है ना, घात या डिग्री, कुछ भी कह सकते हो आप लोग, अगर 4 है तो उसके शून्यक भी 4 रहेंगे।
4 का मतलब ये कि उसके शून्य 4 का मतलब ये कि वो 4 कुछ ऐसे अंक रहेंगे जिसको आप बहुपद में रखोगे, है ना, चर के स्थान पर रखोगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ रहे हो? अब जैसे और भी एग्जांपल लेके दिखा सकता हूं मैं आपको। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हो 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां पर आप देखो जो सबसे ज्यादा बड़ी घात क्या है, 2, है ना। यहाँ एक x की वैल्यू यहाँ पे, ये सॉरी x की पावर 1 भी है, लेकिन हम उसको नहीं लेंगे, है ना। हम घात जो सबसे बड़ी होती है उसी को लेते हैं, ठीक है। तो चर की जो घात है, जो डिग्री है, वो कितनी है, 2, इसलिए इसके शून्य भी 2 आएंगे। अब मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, है ना। इसका फैक्टराइज करेंगे अपन। तो मिड टर्म स्प्लिट मेथड आप लोगों ने कक्षा 9 में सीखा होगा, उसी का उपयोग कर रहा हूँ। और नहीं भी सीखा तो आप दोबारा भी देख सकते हो। देखो कैसे हम क्या करते हैं, प्रथम और तृतीय को गुना करते हैं। गुना करोगे तो क्या होगा, 4x² गुने 1 बराबर 0, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने x गुने x, ऐसा आप लोग ले सकते हो, है ना। इसका मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया, है ना, ये गुणनखंड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसका जो मिड टर्म है, जो बीच वाला है ना, जो द्वितीय पद है, इसको मैं 2 भागों में ऐसा लिखूंगा कि जोड़ने पर 4x आ जाए, है ना, 4x आ जाए जोड़ने पर, और गुना करने पर वापस 4x² आ जाए। समझ रहे हो? इसमें बच्चों साइन का भी बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ पे अगर मान लो देखो, जैसे अगर मैंने 2x और यहाँ पे 2x, अगर मैं दोनों को जोड़ू तो क्या हो जाएगा, 4x। गुना करूं तो 2 दूनी 4 और x², तो अभी तो बराबर हो गया, है ना। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कहीं माइनस होता तो मुझे क्या करना होता है, उसको गुना करने पर माइनस का 4x बनाना होता। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो अब देखो ऐसे ही अभी आप इसमें देखो, अगर मैं यहाँ 4x² प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस 1 बराबर 0, है ना। अब देखो इन दोनों में से आप क्या ले लोगे, कॉमन ले सकते हो। क्या ले सकते हो कॉमन, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ 2 है, तो एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और एक x, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे 2 बचेगा और x प्लस 1 क्यों, क्योंकि 2x हमारा पूरा का पूरा बाहर आ गया, ठीक है। उसके स्थान पर मैं 1 रख लिया, है ना। अब 1 ही क्यों रखा, ये भी दिमाग में आता है बच्चों के कि सर आप यहाँ पर तो 1 था नहीं, आपने कैसे रख दिया। तो बच्चों हम 1 इसलिए लेते हैं क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में गुना कर दो या भाग कर दो 1 से, कोई प्रभाव हमारी इक्वेशन पर, हमारे समीकरण पे कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता, इसलिए हम हमेशा 1 ले लेते हैं, ठीक है। वहां 0 कभी मत लेना, 0 अक्सर बच्चे 0 ले लेते हैं, तो 0 कभी मत लेना, क्योंकि 0 से फिर आप जैसे ही 2x को गुना करोगे ना तो उसका मान 0 हो जाएगा, है ना, इसलिए हम 0 नहीं लेते। अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ 2x था, जब 2x पूरा बाहर चला गया तो आपने यहाँ 1 क्यों लिखा, 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं वहां। लेकिन आप लोग 0 ले लोगे तो खुद सोच कर देखो कि 0 को किसी भी संख्या या किसी भी चर, है ना, या किसी भी बहुपद से आप गुना करोगे तो उसका जो मान होता है वो 0 हो जाता है। समझ रहे हो ना? इसलिए हम 0 नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे, 1, क्योंकि 1 का गुना करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वापस वो 2x हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे अब इनमें से कोई कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ 2x है और उधर प्लस का 1 है, यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन में देखो कॉमन हमेशा 1 तो रहता ही, सबके बीच 1 कॉमन रहता ही है ना। तो 1 में कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचा, 2x प्लस 1 बराबर 0, है ना। अब देखो इस पूरे पद में से और इसमें से क्या कॉमन है, तो 2x प्लस 1, और इधर देखो 2x प्लस 1 बराबर 0, है ना। अब देखो इसके क्या क्या आ गए, आपके 2 शून्य का जाएंगे, क्या, एक तो आ जाएगा x बराबर माइनस का 1/2, और दूसरा भी वही आएगा, है ना। 2 बहुत बार अलग अलग भी आते हैं, है ना। तो इसके 2 मान आए, ठीक है, तो शून्य भी इसके 2 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आपको ये समझना है कि जब मैक्सिमम पावर जितनी होती है हमारी, है ना, मतलब डिग्री जो होती है हमारे पॉलिनोमियल या बहुपद की, वही हमारा क्या हो जाता है, उतने ही हमारे शून्य होते हैं। जितने बहुपद जितनी डिग्री उतने शून्य, जितने शून्य उतनी डिग्री। समझ गए? अगर कोई आपसे ऐसा पूछ ले कि किसी बहुपद का जो शून्यक है वो 4 है, तो उसकी डिग्री बताओ कितनी होगी, तो डिग्री भी 4 हो जाएगी। अगर डिग्री 4 है तो शून्यक भी 4 हो जाएगी, है ना। समझ गए? ये दोनों हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है।
अब आओ आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या है। जैसे बहुपद के प्रकार घात के आधार पर, घात के आधार पर जैसे बहुपद के प्रकारों को बांट के रखा गया है ना, बहुपद के प्रकारों को घात के आधार पर बांट के रखा गया है। जैसे मैंने अभी बताया था कि कहीं पर 1 भी हो सकता है पावर, कहीं पे 2 भी हो सकता है, कहीं पे 3 भी हो सकता है और 3 से ज्यादा भी हो सकता है। तो मैं आपसे बताऊंगा कि जब 1 होता है मैक्सिमम पावर, है ना, उसकी डिग्री 1 होगी तब आप उसको क्या बोलोगे, जब उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी तब आप उसको क्या बोलोगे, और मैक्सिमम पावर 3 होगी मतलब डिग्री 3 होगी, है ना, तब उसको क्या बोलोगे, और 3 से ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो देखो यहाँ क्या है, रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद में वो आ जाते हैं जिसकी मैक्सिमम पावर बच्चों 1 होती है। समझ गए। जैसे मैंने अभी इससे पिछले स्लाइड पे आपको समझाया था कि क्या हो सकता है, कुछ भी ले लो। जैसे मान लो अगर कहीं पे लिखा है 4x + 1, तो ये देखो जो हमारा चर है उसका सबसे ज्यादा पावर क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है, 1, है ना। तो ये हमारे रेखिक बहुपद हो जाएंगे। सिर्फ एक से नहीं, तुम कुछ भी ले सकते हो। जैसे मान लो 8y + 2, इसका भी मैक्सिमम पावर 1 है ना। कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे हमारा जो चर है वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो मैं आपको लेके एक्स वाई बता रहा हूँ, वहां कुछ भी लिखा हो सकता है। आप लोग उस चीज से मत घबराइएगा, है ना। जैसे मान लो लिख दिया 9z + 3, है ना, मान लो +4x + y, कुछ भी लिखा हो, है ना। ऐसे जनरली लिखा नहीं आएगा इतना, वो इतना ही पूछता है आपसे, है ना। और आपको बताना है कि ये मेरा कौन सा है, रेखिक है ना, ये द्विघाती है, त्रिघाती। तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये रेखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है, जो हमारे चर है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो हम बोलेंगे कि क्या ये रेखिक बहुपद। ठीक वैसे ही आ जाओ द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में जो मैक्सिमम पावर होती है बच्चों वो 2 होती है ना। समझ गए। ये मैक्सिमम घात बोल लो या पावर बोल लो, बात एक ही है, डिग्री बोल लो, वो सब कितनी होती है, 2 होती है। जैसे मान लो कहीं पे अभी इससे पहले जो मैंने लिखा था 4x² + 4x + 1, है ना, 2x² + 5x + 3। अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। चाहे वो ये रख लो आप x² - 5, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो इस प्रकार के जो भी आपको पोलिनोमियल या बहुपद मिलेंगे, इसको हम बोलेंगे बच्चों द्विघात बहुपद। इसको हम बोलेंगे रेखिक बहुपद, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 1 है, इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। अब देखो त्रिघात में क्या होता है, त्रिघात में जैसे कुछ भी हो सकता है, बस उसका मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। समझ रहे हो। जैसे मान लो कहीं पे लिख दिया 4x⁻³ + 5, है ना, ये त्रिघात, इसको बोलेंगे त्रिघात, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। चाहे वो ऐसा भी लिख सकते हैं आप 6x³ + 5x² + 8x + 9। यहाँ देखो मैक्सिमम पावर कितनी है। तो इस प्रकार के जो भी बहुपद होंगे उसको हम बोल देंगे त्रिघात बहुपद। अब बहुत बार बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर आपने तो बता दिया कि जब मैक्सिमम पावर 1 रहे तब क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पावर 2 रहे तब क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पावर 3 रहे तब क्या बोलेंगे, लेकिन 3 से ज्यादा हो तो हम उसको क्या बोलेंगे। तो बच्चों 3 तक के तो नाम है, 3 से बड़े जो भी रहेंगे, जिसमें 4, 5 कुछ भी हो सकता है पावर मैक्सिमम, उस कंडीशन में हम सबको बहुपद बोल देते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 तक के नाम है, उसके बाद जो भी दिखेगा हम उसको क्या बोलेंगे, बहुपद, है ना। उसके बाद उसको क्राइटेरिया में नहीं बांटा गया है ना, क्योंकि जनरली आपके यूज के भी ये 3 ही है ना, इसलिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि घात के आधार पर जब बांटा जाता है तो उसको क्या नाम दिया जाता है ना। अब देखो जैसे बोला है कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है ना। अब यह ध्यान देना है, यहाँ पर ये सोचने वाली बात आपकी ये है कि उसके जो ज्यामितीय अर्थ क्या होंगे। तो ज्यामितीय अर्थ का मतलब हो जाता है, ये अभी तक तो हमने जैसे मिड टर्म स्प्लिट से भी कर लेते हैं ना, जिसमें हम उसका जो मिडिल टर्म है ना, द्वितीय पद है, उसको हम 2 भागों में बांटकर उसके शून्यक निकाल लेते थे, है ना। लेकिन अभी हम ये भी देखेंगे कि जो ग्राफ है बच्चों, ग्राफ के थ्रू भी उनके हम शून्यक निकाल सकते हैं, है ना। जैसे पहले मैंने इससे अभी आपको ग्राफ के बगैर शून्यक निकालना सिखाया था। इसमें ये देखोगे आप कि ग्राफ से भी उसके शून्यक मालूम चल जाते हैं कि कैसे कैसे शून्यक होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मतलब इससे आप ये पता लगाओ लोगे कि कितने शून्यक होंगे, है ना। त्रिघात है तो 3 होंगे, तो आप ग्राफ देखकर कैसे पता लगाओगे,
जनरली बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हम ग्राफ देखकर कैसे बताएं कि इसके 3 शून्य हैं या 2 शून्य हैं, है ना। तो वही हम देखेंगे। तो ग्राफ देख लो, जनरली होता क्या है, ग्राफ में आपको 2 प्रकार की लाइनें दिखेगी, जिसमें जो आपको हॉरिजॉन्टल है ना, जो ये लेटी हुई लाइन दिख रही है आपको, इसको आप हमेशा क्या नाम दोगे, एक्स। कुछ और भी दे सकते हो, लेकिन एक्स और वाई जनरल फॉर्म में है ना, और यहाँ एक्स डैश। अब बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर आपने डैश क्यों लगा, क्योंकि बच्चों आप ये बताओ, यहाँ भी एक्स तो यहाँ भी एक्स हो सकता है क्या, कुछ तो अंतर आएगा ना, इसलिए हम एक्स डैश से इसको डिनोट कर देते हैं, है ना। और ये आपका वाई है और ये आपका वाई डैश। एक बात का खास ख्याल रखना, ये दोनों लाइन जहां पे मीट होती है उसको हमेशा हम शून्य से डिनोट करते हैं, है ना। मतलब क्या होता है वो शून्य, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा शून्य, ठीक है। अब देखो शून्य से जो राइट हैंड साइड है ना, जो हमारे दाएं हाथ साइड है, वो हमारे सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव धनात्मक संख्या होती है। और शून्य से जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, क्या होते हैं, उसको हम ऋणात्मक बोलते हैं। जो बाएं हाथ साइड होते हैं, है ना, एक्स एक्सिस पर, इसको हम एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस। इस पे हम देखेंगे शून्य से जो राइट हैंड साइड है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, धनात्मक संख्या। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। अब देखो, अब इसमें एक और चीज का ख्याल रखना, ऐसा कभी मत सोचना कि कोई फिक्स होता है कि हम इसमें 1 इंच का गैप लें या 1 सेंटीमीटर का, वो हम अपने जरूरत के हिसाब से लेते हैं। बस शर्त ये है कि जो आप एक्स एक्सिस पे लोगे वही वाई एक्सिस पे लोगे, है ना। और हमेशा जगह चेंज नहीं करते रहोगे कि कभी 1 सेंटीमीटर ले लिया, कभी 2 सेंटीमीटर, नहीं। जो आप एक बार मान लोगे वही मान आप पूरा हमेशा इसमें लोगे, ठीक है ना। अब ये देखो, जो ग्राफ का साइज है, इस पे मत जाना कि मैंने संख्या कहाँ तक ली है, क्यों, क्योंकि ये निरंतर चलता रहता है। जितना बड़ा ग्राफ, मतलब जितनी जरूरत होती है हम उसके अकॉर्डिंग संख्या ले लेते हैं। संख्याओं के बीच में आप गैप भी दे सकते हो, है ना। और जैसे मान लो एक ग्राफ बनाता हूं, है ना, ये हो गया हमारा शून्य, तो यहाँ 10 ले लिया, यहाँ 20 ले लिया, यहाँ 30, तो 10 20 30 ये भी गलत नहीं, क्योंकि इनके बीच में 10 10 का गैप है, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि सर जरूरी है कि 10 10 का, नहीं, आप 20 का लो, 30 का लो, लेकिन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के हिसाब से हम लेते रहते हैं, समझ रहे हो गैप। और हमेशा जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हमने 1 सेंटीमीटर लिया, कभी हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया, तो ये गलत माना जाता है ना। ग्राफ का ये नियम है कि उसको हम गलत मान लेते हैं, समझ रहे हो ना। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ, ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना। अब जैसे मान लो ये क्या है, मान लो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 4 5 6, और ये निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा अगर ये और लाइन उधर बड़ी हो। ठीक वैसे ही देखोगे बाएं साइड, तो -1 आ जाएगा, -2, -3, -4, -5, -6, ये ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। ठीक वैसे ही वाई एक्सिस पे भी देख सकते हो, है ना। ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6, है ना। नीचे हमारी ऋणात्मक संख्या रहेगी, -1, -2, -3, -4, -5 और ये -6, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये ऋणात्मक है, यहाँ पर धनात्मक। ठीक वैसी ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर धनात्मक और यहाँ पर ऋणात्मक, ठीक है। ये और लंबा भी हो सकता है, आप जितना बड़ा, मतलब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं ग्राफ, समझ रहे हो। और उसको गैप भी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि इसके नंबर्स कैसे होते हैं, ग्राफ को कैसे पहचानोगे, है ना। शून्य हमारा बिल्कुल मिड में है, ठीक है। तो ये मैं बिल्कुल बेसिक बात आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज, यहाँ पर अगर कहीं पे जैसे मान लो ऐसे लिखा रहेगा 3 और 4, तो आप कैसे समझोगे कि वो इस कोडेंट में आएगा, इस चतुर्थांक में आएगा, इसमें आएगा, या इसमें, या इसमें। इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांक, है ना। अंग्रेजी में कोडेंट बोलते हैं, फर्स्ट कोडेंट, सेकंड कोडेंट, थर्ड कोडेंट, फोर्थ कोडेंट, इसको बोलेंगे हम चतुर्थांक, है ना। समझ गए क्या है चतुर्थांक, तो ये प्रथम चतुर्थांक है। अब इसमें देखो हम कैसे समझेंगे कि यहाँ किस प्रकार की संख्या आएगी। तो जब हमारी दोनों संख्याएं धनात्मक रहेंगी तो हमेशा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है ना। क्योंकि देखो एक्स एक्सिस के भी यहाँ पर सारे नंबर्स क्या है,
पॉजिटिव हैं, मतलब धनात्मक हैं, और y एक्सिस के भी सारे जो नंबर्स हैं वो भी क्या है, धनात्मक है। जब दोनों हमारे संख्या है, दोनों हमारे x और y दोनों हमारे धनात्मक है, तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रथम क्वाड्रेंट का है या प्रथम चतुर्थांक का है। समझ गए। एक और बात का इसमें ख्याल रखना कि ये हमेशा प्रथम जो पहला नंबर होता है ये x का होता है और ये y का होता है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको y मान लो इसको x, हमेशा प्रथम आपका x का ही होगा और द्वितीय y का ही होगा, ठीक है ना, ये याद रखना। तो समझ गए आप कि इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांक, द्वितीय चतुर्थांक, तृतीय चतुर्थांक और चौथा चतुर्थ चतुर्थांक, ठीक है। ये चार आपको याद होने चाहिए, इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इसमें देखो लिख सकते हो कि इसमें दोनों धनात्मक होंगे। अब यहाँ पे कौन सा होंगे, एक तो देखो आपका ऋणात्मक और धनात्मक, तो आप बोल सकते हो कि एक माइनस और एक प्लस में। यहाँ पर देखो क्या होगा, तो यहाँ पे दोनों ऋणात्मक होंगे, x का मान भी और y का मान भी, सॉरी माइनस और माइनस, इसमें जो भी नंबर होंगे माइनस, और इधर क्या होंगे, ये एक x का प्लस का और y का माइनस का। एक बात याद रखना, जो भी मैंने प्लस लिखा है ये पहला जो है x का है, अभी मैं बताया ना जैसे इसमें, ठीक वैसे ही हमारा जो प्रथम होता है वो हमेशा x का होता है और जो द्वितीय होता है वो हमारा y का होता है, y एक्सिस का, ठीक है, याद रखना। अब जो हमारे पोलिनोमियल पे आओ, ये तो अभी मैं आपको ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा था कि पोलिनोमियल पे आओ, बहुपद पे आओ, कि हम उससे कैसे देखेंगे कि इसके चतुर्थ मतलब इसके जो शून्यक है वो कितने हैं। तो उसके लिए बेटा हमेशा एक्स एक्सिस यूज होता है, ठीक है ना। यहाँ पर तो एक्स एक्सिस कैसे है, देखो ऐसे है हॉरिजॉन्टली, है ना, लेकिन ऐसा भी बहुत बार कंडीशन हो सकता है आपका, ऐसे भी कंडीशन हो सकता है आप लोगों का कि इसको x नाम दे दिया जाए, है ना, और इसको y नाम दे दिया जाए, y डैश है ना। तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि जो भी आप जो शून्यांक देखोगे तो आपको x एक्सिस को ही देखना है ना। अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में, है ना, ऐसा दे देते हैं टीचर्स, जो हमारे एग्जामिनर होते हैं वो दे देते हैं ऐसा कि x एक्सिस को वो सीधे कर देंगे और y एक्सिस को ऐसे लिटा देंगे। तो उस कंडीशन में आपको फोकस करना है सिर्फ x एक्सिस में, समझ रहे हो, है ना। तो यहाँ पर तो अभी मैंने x एक्सिस ऐसे में लिया है, जनरली ऐसे ही रहता है, लेकिन बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए इसको घुमा भी दिया जाता है। तो आपको लेकिन ध्यान देना है कि x एक्सिस कौन सा है, नाम पहले देखना, ये y एक्सिस है ना, मैंने इस बार चेंज कर दिया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि हर बार इसी को लेना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब आ जाओ, इसमें हमें क्या बताने की कोशिश किया गया है। हाँ तो देखो आप लोग, है ना, ये क्या था हमारा प्रथम चतुर्थांक, द्वितीय चतुर्थांक, तृतीय चतुर्थांक और ये चतुर्थ चतुर्थांक, समझ गए ना। चारों आप समझ जाओ कि इसका नाम क्या है ना। इसी को अंग्रेजी में क्वाड्रेंट बोल देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो प्रथम में दोनों कैसे होंगे, धनात्मक, इसमें ऋणात्मक धनात्मक, इसमें ऋणात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, चार क्वाड्रेंट है, चारों को आप ऐसे याद रखना है ना। नाम आप लोग को मालूम होना चाहिए, एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई डैश, है ना। इसको बस हम थोड़ा सा अंतर के लिए डैश लगा देते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये इसको पलट भी दिया जा सकता है, वो भी हमारा सही माना जाता है, एक्स और एक्स कर दिया जाएगा, वाई और वाई कर दिया जाएगा। लेकिन आपको फोकस करना है, जो सेकंड चैप्टर में पोलिनोमियल है उसके शून्यांक निकालने के लिए, तो आपको फोकस करना है हमेशा एक्स एक्सिस पे, चाहे वो ऐसे में हो चाहे ऐसे में हो, दोनों कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे फोकस करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। तो ज्यामितीय अर्थ हम यही देख रहे थे, है ना, ज्यामितीय अर्थ क्या है, यही है। अब इसी के ऊपर हमें कोऑर्डिनेट तो हमने समझ लिया क्या होता है। ये देखो, बहुपद के शून्यांकों के लिए ज्ञात करो, x के लिए ज्ञात करो, तो वो हमेशा x के लिए बोलेगा, है ना। ये देखो शून्यांकों की संख्या, अब शून्यांकों की संख्या कैसे हम देखेंगे हर बार, तो एक बात याद रखना, शून्यांक की संख्या ऐसे देखेंगे, जो हमारा ग्राफ है हम ये देखते हैं कि ग्राफ हमारा कितनी बार x एक्सिस को टच कर रहा है या ब्रेक कर रहा है, काट रहा है। जितनी बार टच करेगा और जितनी बार ब्रेक करेगा, है ना, हम उतनी बार ही मानेंगे कि उसके उतने ही शून्यांक है। जैसे मान लो अगर कहीं पर ऐसा दिया है, ठीक है, तो अब आप देखो कि इसने x एक्सिस को कितनी बार काटा है, एक ये और एक ये, है ना, तो 3 बार। y एक्सिस को आप लोग को टारगेट नहीं करना है, आपको देखना है कि इसको x एक्सिस को, तो कितनी बार करा है, 1 2 3, तो आप क्या समझोगे कि ये 3 शून्यांक है, समझ गए। तो ऐसे आपका आएगा कि शून्यांकों की संख्या कितनी है, 3, मतलब उसकी डिग्री कितनी होगी, उसकी घात कितनी होगी, मैक्सिमम सबसे ज्यादा
वो होगी 3। समझ रहे हो, है ना। अब कुछ और भी आप लोग को जैसे जनरल फॉर्मूले हैं इसके, है ना, वो भी मैं आप लोग को आगे समझाऊंगा। ये आप लोग समझ गए होंगे कि इसको कैसे किया जाता है ना। मतलब सबसे पहले आप लोग को ग्राफ समझ में आना चाहिए। ग्राफ का बेसिक जब समझ में आएगा तो मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी आगे कराऊंगा, तो वो भी आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, है ना, समझ में आया है। अगर अच्छा लगा है आपको, है ना, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसको और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो फ्यूको एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू।